मेरे साथ हैं शशांक पोद्दारी, जो कि केपी केपी ऑटोमेटिक के एमडी हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है इस परिचर्चा में, इस डिस्कशन में। सलाम मेहता जी, किस तरह से देखते हैं सर आप बजट को? बजट में स्क्रैपेज पॉलिसी लाई गई है, इसमें जैसा कि हम देख रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत बड़ा बूस्ट दिया गया है, हाईवे के लिए भी अच्छा बजट है, लेकिन कुछ मिसेस भी हैं। क्या कैसा है ओवरऑल, क्या कहेंगे आप? कितने नंबर आप, किस कहा जाएगा 10 में से कितने नंबर देना है, कितने नंबर देंगे आप जी? सरकार खुद बहुत सारी परेशानियों से गुजर रही थी, पर हाँ, पॉलिसी इनिशिएटिव्स बहुत अच्छे हैं। स्क्रैपेज पॉलिसी अच्छा इनिशिएटिव है, डिपेंड करता है उसका एग्जीक्यूशन टाइमलाइन कितना है। जैसा मैंने आपको अर्ज किया, ये जो एक्स्ट्रा कस्टम ड्यूटी स्पेयर्स पे लगाई, आत्मनिर्भर बनाने में, मेरे ख्याल से वो थोड़ा सा धीरे करते, पहले हम लोग स्पेयर्स प्रोडक्शन शुरू कर लेते। अब फिलहाल ये हालत है कि किसी के पास भी कुछ मटेरियल बेचने को नहीं है, डिमांड तो है पर फैक्ट ये सप्लाईज बहुत ज्यादा डिसरप्टेड है। तो एक्चुअली नंबर इस बात के तो सरकार को देने ही चाहिए कि इस हालात में भी एक ग्रोथ ओरिएंटेड फॉरवर्ड लुकिंग बजट दिया है, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर अगर स्पेंड बढ़ता है, जिस हिसाब से रोड पे गवर्नमेंट ने पैसा कमिट करा है, तो नेचुरली ऑटोमोबाइल सेक्टर को बढ़ावा जरूर मिलेगा। पर हो सकता था अगर गवर्नमेंट कुछ ड्यूटीज में रिलैक्सेशन करती, जिससे जो प्रेजेंट डिमांड है वो सपोर्ट कर पाते हैं हम लोग। और ऑटो सेक्टर ने इफेक्टिवली, अगर हम लोग आज प्रेजेंट देख रहे हैं, अप्रैल मई जून जुलाई बहुत सारा डीलरशिप्स और ऑटोमोबाइल ने बहुत सा नुकसान उठाया, तो वो भरपाई का कुछ हमें मौका मिलता। पर गवर्नमेंट को कॉम्प्लीमेंट करूंगा, पर मेरे ख्याल से थोड़ा पुश भी मिल जाता। जस्ट बिकॉज सिर्फ पॉलिसी अब एग्जीक्यूट होने में बहुत टाइम लगेगा। हम चाहते थे कि कुछ बढ़ावा सरकार देती, जिससे हम लोगों ने जो पिछले 6 महीने में लॉसेज उठाए हैं, सैलरीज भी बांटी हैं, इंटरेस्ट कैपिटल भी भरी है हमने, तो वो ज्यादा अच्छा रहता। बाकी किस तरह के ठीक है। पुस्तक की बात कर रहे हैं? आपको मतलब इंसेंटिव की जरूरत थी या अब जैसे सेस है 28% सेस है, और मेरे साथ बहुत बहुत दिग्गज बैठे हैं इंडस्ट्री के, फाडा के अध्यक्ष भी हैं, ऑटोमोबाइल डीलर एसोसिएशन के अध्यक्ष भी हैं। हम लोग कब से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि ये सेस जो बड़ी गाड़ी पे थोड़ा कम कर दिया जाए, कुछ नहीं तो थोड़े टाइम के लिए कम कर दिया जाए, तो वो थोड़ा हमें डिमांड को एनकरेज करने में, और लोग बाग भी ऐसा नहीं है कि गाड़ी नहीं खरीदना चाहते हैं, तो इस समय लोगों के पास भी इतना लिक्विडिटी नहीं थी, तो वो पुश मिलता है इंडस्ट्री। और अल्टीमेटली ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री सबसे बड़ा एम्प्लॉयर है मैन पावर का, तो वो कैस्केडिंग इफेक्ट बेनिफिट जनता को ही होता, ऐसा नहीं था हमें प्रॉफिट होता तो हम बहुत ज्यादा अमीर हो जाते। फैक्ट ये था कि लेबर को बहुत फायदा होता। बिल्कुल, हमारे साथ निकुंज सांगी जी भी हैं, आप फाडा के पूर्व प्रेसिडेंट भी हैं। सर, क्या आपका अनुभव कहता है कि बजट को ऑटो सेक्टर के लिए देखा जाए तो कितने नंबर देना चाहेंगे आप? तो जैसा शलभ मेहता जी ने कहा, इन विपरीत सर्कमस्टेंसेस में जो बजट फाइनेंस मिनिस्टर ने दिया है, उसको मैं डेफिनेटली पॉजिटिव ग्रोथ ओरिएंटेड अच्छा बजट बताऊंगा, क्योंकि डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर काफी ज्यादा है। कैपेक्स स्पेसिफिकली रोड इंफ्रास्ट्रक्चर पे एक बहुत बड़ा अमाउंट सरकार स्पेंड करने वाली है। तो ये पॉजिटिव इंडिकेशंस हैं कि इतनी विपरीत स्थितियों में सरकार ने हिम्मत जुटाई है इतना बड़ा खर्चा कमिट करने की। स्पेसिफिकली अगर ऑटो सेक्टर पे आए तो 2-3 घोषणाएं ऑटो सेक्टर के लिए हुई हैं। एक स्क्रैपेज पॉलिसी की घोषणा हुई, जो एक पॉजिटिव स्टेप है, क्योंकि हमें काफी वर्षों से इस पॉलिसी का इंतजार था। 2 वजह से, क्योंकि एक तो जब तक पुरानी गाड़ियां सड़क पे से नहीं जाएंगी, तब तक जो पोल्यूशन, जो एयर क्वालिटी का विपरीत असर पड़ रहा है, वो ठीक नहीं होगा। ध्यान दें कि ये पोल्यूशन का इम्पैक्ट नई गाड़ियों की वजह से नहीं है, ये तो BS4 BS6 बहुत क्लीन एमिशन नॉर्म्स हैं, उसकी वजह से नहीं है। जब तक उससे पुरानी गाड़ियां सड़क से नहीं जाती, तब तक एयर क्वालिटी इंप्रूव नहीं करेगी। और दूसरा, डिमांड ट्रिगर एक जनरेट होएगा स्क्रैपेज पॉलिसी आने से। पर स्क्रैपेज पॉलिसी अनाउंस तो हो गई है, पर बहुत कुछ छूट गया है। छूट क्या गया है? एक तो सरकार ने इंसेंटिव्स कुछ नहीं घोषणा की है स्क्रैपेज पॉलिसी में, कुछ डिसइंसेंटिव्स किए हैं कि
ग्रीन टैक्स लगेगा, अगर आप बहुत पुरानी गाड़ी को रजिस्ट्रेशन रिन्यू कराना चाहेंगे तो ग्रीन टैक्स लगेगा, और बड़े शहरों में वो ग्रीन टैक्स दुगना होगा। पर ये ग्रीन टैक्स एक्सेप्ट कौन करेगा? ये ग्रीन टैक्स स्टेट गवर्नमेंट्स को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो अभी सरकार ने पॉलिसी भेजी है स्टेट गवर्नमेंट्स को, उनकी एक्सेप्टेंस प्राप्त करने के लिए, उनकी एक्सेप्टेंस प्राप्त होगी तभी स्क्रैपेज पॉलिसी नोटिफाई होगी। दूसरा पहलू जो स्क्रैपेज पॉलिसी का है, उसके दो पहलू हैं। एक तो वो ये कहते हैं कि मैंडेटरी टेस्टिंग होगी पुरानी गाड़ियों की ऑटोमेटेड कंप्यूटराइज्ड सेंटर्स में। तो अभी तो ये ऑटोमेटेड कंप्यूटराइज्ड सेंटर्स बने ही नहीं है, पूरे देश में इनको विकसित करना होगा, विकसित करके इनको अमल में लाना होगा। दूसरा, गाड़ी स्क्रैप होके कहाँ जाएगी? स्क्रैपेज यार्ड में जाएगी। वो भी एक बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट होगा और हर जिले में क्रिएट होगा, तभी स्क्रैपेज पॉलिसी क्रियान्वित होगी। तो स्क्रैपेज पॉलिसी को ऑफिशियल एक्सेप्टेंस मिल गई है, एक पॉजिटिव स्टेप है, हम इसको बहुत अच्छी तरह से देखते हैं। पर ये जो दो तीन चीजें मैंने आपको बताई, इनको दूर करना जरूरी है, और ये दूर होंगी तभी स्क्रैपेज पॉलिसी का असर, इफेक्टिव लाइफ तभी आएगी। फाइनली स्क्रैपेज पॉलिसी हम एक्सपेक्ट कर रहे थे 10 और 15 साल की, सरकार ने 20 साल और 15 साल किया है। तो वो अगर डेटा देखें तो बहुत सारी गाड़ियां हैं जो ऑफ रोड होनी चाहिए, बट हमारा ये इंडस्ट्री का मानना है कि उसमें से काफी सारी गाड़ियां ऑलरेडी ऑफ रोड हो चुकी हैं जो अब चल ही नहीं रही है। तो इतना पॉजिटिव असर नहीं आने वाला है जितना हमको उम्मीद थी। दूसरी घोषणा जो एक सरकार ने की स्पेसिफिकली ऑटो सेक्टर के लिए, वो एक बहुत पॉजिटिव घोषणा है। 18,000 करोड़ का प्रावधान किया है स्टेट गवर्नमेंट अंडरटेकिंग्स को अपनी बसेस रिप्लेस करने का। अभी बस इंडस्ट्री बहुत ही विकट स्थिति से गुजर रही है। 90% बस की खपत पिछले 9 महीनों में कम हुई है। अब बाकी MNHCV को छोड़ दीजिए, खाली मैं बसेस की बात कर रहा हूं। तो ये एक बहुत बड़ा बूस्ट होगा जैसे जैसे स्टेट गवर्नमेंट्स इस पैसे को यूटिलाइज करेंगी और नई बसेस का ऑर्डर प्लेस करेंगी, तो कुछ राहत बस इंडस्ट्री को इससे मिलने की उम्मीद है। तीसरी घोषणा थी स्टील पे, स्पेशल स्टील जो ऑटोमोबाइल में यूज होता है, उस पे 7.5% की उन्होंने कटौती की है। एक पॉजिटिव स्टेप है, क्योंकि स्टील के दाम बहुत ज्यादा बढ़ रहे थे, जिसकी वजह से हम एक प्राइस इंक्रीज ऑलरेडी गाड़ियों में देख चुके हैं। ऐसा लगता है कि उससे स्टील प्राइसेस थोड़े से जो तेज गति से बढ़ रहे थे उसमें रुकावट आएगी, उसकी रुकावट आना एक पॉजिटिव है इंडस्ट्री के लिए। फाइनली जो एक घोषणा उन्होंने और की, वो मेहता साहब ने जिसका जिक्र किया, कस्टम्स ड्यूटी पार्ट्स पे बढ़ाई है। सरकार का मकसद तो है कि देश आत्मनिर्भर हो, कंपोनेंट इंडस्ट्री को सपोर्ट मिले, और कंपोनेंट इंडस्ट्री इंडिया की विकसित होगी तो देश आत्मनिर्भर होगा। पर इमीडिएट इंपैक्ट क्या होगा? अभी इमीडिएटली तो पार्ट्स ये बनने वाले नहीं है, इसमें टाइम लगेगा। तब तक ये पार्ट्स इंपोर्ट होंगे, महंगे इंपोर्ट होंगे, और अगर महंगे इंपोर्ट होंगे तो ऑब्वियसली उसका कीमतों पे, गाड़ियों की कीमतों पे विपरीत असर आएगा। ऑलरेडी अफोर्डेबिलिटी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। गाड़ियों का पिछले 2 साल में इतना प्राइस बढ़ा है, कुछ तो रेगुलेटरी नॉर्म्स की वजह से, क्योंकि सेफ्टी नॉर्म्स बढ़ गए हैं, एमिशन नॉर्म्स बढ़ गए हैं, और ये सब एक कॉस्ट पे आते हैं, जिसकी वजह से कीमतों में उछाल आया है। तो अफोर्डेबिलिटी नहीं है, गाड़ी खरीदना चाहते हैं लोग पर खरीद नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उनकी भी इकोनॉमिक कंडीशन इतनी अच्छी नहीं हुई है, और 1 साल ऑलमोस्ट होने वाला है कोविड को, तो बहुत सारे छोटे बिजनेसेस बंद हुए हैं, बहुत सारे लोगों की नौकरियां गई हैं। ऐसे में हम डेफिनेटली एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कुछ डिमांड ट्रिगर्स ऑटो इंडस्ट्री को दिए जाते, जो एक GST या सेस कम करने से हो सकता था। दूसरा, जो FADA ने एक प्रार्थना पत्र दिया था कि डेप्रिसिएशन, एक्सेलरेटेड डेप्रिसिएशन गाड़ियों पे मिले, और ना केवल बिजनेसेस को, इंडिविजुअल्स को भी मिले, चाहे वो 1 ही साल के लिए रहे, पर वो इंडिविजुअल्स को भी मिले। उससे एक डिमांड ट्रिगर पैदा हो सकता था, और वो डिमांड ट्रिगर अगर पैदा होता तो शायद स्थिति इंप्रूव होती। और ऑटोमोबाइल क्षेत्र, जैसा कि मेहता साहब ने वापस बताया, सबसे बड़ा ऑर्गेनाइज्ड एम्प्लॉयर है। अगर हम व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग, कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग और डीलरशिप्स तीनों को मिला लें तो सबसे बड़ा 37 लाख लोगों को एम्प्लॉयमेंट डायरेक्टली देता है।
और देता है बिना उनको डिस्प्लेस किए हुए, जहां वो लोग रहते हैं वहीं पे उनको वो नौकरी देता है। आजकल डीलरशिप्स छोटे छोटे कस्बों में है, तो वो बाहर से कहीं से एम्प्लॉयज को नहीं लेके आते, उसी कस्बे के लोगों को कौशल देते हैं, ट्रेन करते हैं और उनको परमानेंट एम्प्लॉयमेंट दिया जाता है। तो बट मेरे ख्याल से ओवरऑल मैं कहूंगा अच्छा बजट है। कुछ हमारी आकांक्षाएं जो थी, अपेक्षा थी सरकार से, वो पूरी नहीं हुई है, बट उम्मीद है कि सरकार का जैसा रुख है आगे जाके कुछ इम्प्रूव होगी। और अब स्टेट गवर्नमेंट का भी बजट आने वाला है, उसके बारे में अपन बाद में बात करेंगे। बिल्कुल, आपने बहुत ही बिल्कुल साफ साफ शब्दों में, इतने स्पष्ट शब्दों में समझाया है कि ऑटो सेक्टर को क्या क्या मिला है। लेकिन वो दो मेहता जी और सांगी जी के बातों से मुझे थोड़ा सा एक अंतर्विरोधी बातें समझ में आ रही है। सांगी जी, सांगी जी ने कहा कि डिमांड बढ़नी चाहिए, डिमांड बढ़ेगी तभी एक ट्रिगर मिलेगा, तभी ऑटो इंडस्ट्री के लिए बेहतर होगा। लेकिन मेहता जी ने साथ में ये भी जोड़ा है कि ऑलरेडी डिमांड इतनी है कि हम सप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। तो ये कैसे हो रहा है कि एक तरफ आप डिमांड इतनी है कि सप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, दूसरी तरफ ये भी कह रहे हैं कि डिमांड बढ़नी चाहिए। शशांक जी, थोड़ा इसको समझाएं। एक बजट के लिए एक तरह का इसको बजट की तारीफ माने या बजट की इसको आलोचना माना जाए? नमस्कार। बजट की आलोचना या इसकी तारीफ ना करते हुए, ये जो है दोनों अलग अलग चीजें हैं। अगर आप देखेंगे कि मैन्युफैक्चरर अभी सप्लाई नहीं कर पा रहा क्योंकि उसके पास कुछ कंपोनेंट्स की कमी हो गई। अब वो कंपोनेंट्स उसको मिल नहीं रहे, इंपोर्ट करना पॉसिबल नहीं हो पा रहा। और जो उसने पहले से सोचा था, जैसे सेमीकंडक्टर्स हैं, सबसे बड़ी कमी सेमीकंडक्टर्स की आ रही है। अब सेमीकंडक्टर्स कहाँ से वो लोग प्रिक्योर करते हैं ये हमें नहीं मालूम, लेकिन अभी तक जो बात आ रही है कि सेमीकंडक्टर्स नहीं आ रहे। तो आज अगर सेल्स देखेंगे तो सेल्स कोई पिछले साल से ज्यादा सेल्स हो ऐसा नहीं है। अगर वो 3 महीने का आपने लॉकडाउन जो था जिसमें बिल्कुल भी गाड़ी नहीं बिकी है, उसकी डिमांड अभी जाकर के आ रही है, वो भी पूरी नहीं आ रही। लेकिन वो क्योंकि वो 3 महीने की डिमांड है और वो क्यू हो गई है अगले 6 महीनों में, टोटल अगर अभी तक अपन माने कि 9 महीने पूरे हुए हैं, तो वो डिमांड आ गई है आगे। अब वो डिमांड आगे आ गई है और 3 महीने का प्रोडक्शन नहीं है। तो अगर आप ये देखेंगे कि अप्रैल से लेके मार्च तक टोटल मिलाकर पिछले साल से सभी कंपनियों में कम माल बनेगा और कम ही बिकेगा। डिमांड इसलिए ज्यादा लग रही है क्योंकि वो 2 महीने या 3 महीने बिल्कुल कुछ काम नहीं हुआ, इसलिए वो डिमांड ज्यादा लग रही है। जहां तक सवाल है बजट का, तो बजट के अंदर खर्चा सरकार काफी ज्यादा कर रही है। इतना ज्यादा खर्चा करेगी तो डिमांड अपने आप ही क्रिएट होगी। ऐसा लगता है कि चाहे आप रोडवेज में, रेलवेज में, इंफ्रास्ट्रक्चर में आप जब खर्चा करेंगे तो वो खर्चा डाउन द लाइन एम्प्लॉयज तक, एम्प्लॉयर्स तक, उनके नीचे ठेकेदारों तक, फिर आखिरी लाइन तक पहुंचेगा। तो वो फिर एस्पिरेशन है कि वो गाड़ी खरीदेगा। तो बड़ी मुश्किल टाइम पे गवर्नमेंट ने खर्चा बढ़ाया है। जनरली ऐसे टाइम पे जब हम लोग ये सोच रहे थे कि टैक्सेशन कुछ बढ़ जाएगा गाड़ियों पे, वो ना बढ़ा, पर्सनल इनकम टैक्स नहीं बढ़ा, तो उसके कारण से हम ये अज्यूम कर रहे थे कि उसके कारण से डैम्पनिंग हो जाएगी डिमांड की। बट खर्चा बढ़ने से इंफ्रास्ट्रक्चर में हम एज्यूम करते हैं कि अपने आप डिमांड और बढ़ेगी। तो ये सस्टेनेबल डिमांड होगी। ये डिमांड ऐसी नहीं होगी कि 2 महीने चलेगी या 4 महीने चलेगी, ये पूरे साल चलने वाली डिमांड है। और अगर हमारे मैन्युफैक्चरर्स अपना कंपोनेंट्स का अरेंजमेंट कर पाए तो आप अगले 6 महीने में या अगले 9 महीने में देखेंगे कि डिमांड जो पिछले साल थी उससे कुछ बेटर नजर आएगी आपको। तो अभी की जो डिमांड है उसके ऊपर बेस होकर के आप इंडस्ट्री को बहुत अच्छा या बहुत बुरा नहीं बोल सकते। ये स्पेसिफिकली मेहता जी, सर पोद्दार जी ने कहा कि ऑटो पार्ट्स की दिक्कत है, इसलिए हम जो मैन्युफैक्चरिंग की धीमी गति हो गई है। तो सवाल है कि इंपोर्ट महंगा हो रहा है, इंपोर्ट बंद तो हुआ नहीं है, तो ऐसा कितना महंगा हो रहा है? क्या ऐसी बहुत ड्रास्टिक कीमत बढ़ने वाली है क्या? किस तरह की कीमत का इजाफा हो सकता है अगर इंपोर्ट का जो इम्प्लीकेशन हम बता रहे हैं कि ड्यूटी बढ़ने से होगा, कितना इजाफा हो सकता है कीमतों में?
क्या ये बहुत बड़ा इजाफा है जिसके कारण इतना की कंपनियां हाथ खड़े कर दिए बनाने से? नहीं, कंपनियों ने हाथ बिल्कुल नहीं खड़े कर रहे हैं बनाने से। जो कोविड के टाइम से जो सप्लाई डिसरप्शन हुआ, ऐसा नहीं है डिमांड बढ़ी, जो आपने फरमाया कि डिमांड भी बढ़ गई और सप्लाई भी नहीं हो पा रही, तो फिर आप में से एक जना बोल रहा है कि डिमांड ट्रिगर की जाए और एक जना बोल रहा है सप्लाई नहीं हो पा रही। फैक्ट ऑफ द मैटर ये, जो डिमांड है उसको सर्विस करने में भी दिक्कत आ रही है, क्योंकि क्रिटिकल कंपोनेंट्स पहले कोविड ने डिसरप्शन इतना कर दिया, उस खातिर नहीं हो पाए। उसके बाद चाइना का ये झमेला हो गया आपका, और उसके बाद अब ड्यूटीज और बढ़ गई। तो इन तीनों कारण से जो डिमांड सर्विस हम कर सकते हैं वो भी नहीं कर पा रहे। प्रॉब्लम वहां पे, इम्पैक्ट जरूर आएगा। अगर स्कैसिटी रही तो कस्टमर स्कीम्स भी कम आएंगी, उससे भी इम्पैक्ट ज्यादा आएगा कस्टमर को। तो एक्चुअली अगर हम अभी आत्मनिर्भर वाला जो हमारा प्रिंसिपल था वो थोड़ा हम सॉफ्टली अंदर डालते तो इंडस्ट्री को भी टाइम मिलता, और जो प्रेजेंट डिमांड है वो भी हम सर्विस कर पाते। क्योंकि चाइना से सप्लाईज बहुत मुश्किल होगी। मेजर सप्लायर है चाइना, सारे मैन्युफैक्चरर्स का, ना सिर्फ एक का नहीं, काफी क्रिटिकल कंपोनेंट्स चाइना से आते हैं। वो सप्लाई लाइन बहुत ही ज्यादा डिसरप्टेड है, उस खातिर बहुत मेजर इशू आ रहा है। मतलब क्या हमारे पास चाइना का विकल्प नहीं है? आप ये कहना चाह रहे हैं कि चाइना से मतलब ये तो जी नहीं, ड्यूटी बढ़ने का मामला है, चाइना से तनाव का मामला है, एग्जैक्टली क्या है? नहीं, चाइना के तनाव का नहीं। एक पहला 3 कारण है। पहला, कोविड के कारण डिसरप्शन हुआ। जो फैक्ट्रीज बना रही थी उनके पास डिमांड नहीं थी, तो वो कितना स्टॉक कर सकती थी, पहला। दूसरा, चाइना से रिलेशनशिप डिसरप्शन वर्ल्ड ओवर। और तीसरा, ये कस्टम ड्यूटी इंपोर्ट। और चौथा जो आपने फरमाया, चाइना का रिप्लेसमेंट नहीं है। रिप्लेसमेंट सब चीज का है, पर फैक्ट ये है कि आपको समय तो देना होगा, मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी लगानी है, तो वो रातों रात तो नहीं आ सकती। बजट के पहले दिन और बजट के अगले दिन तो नहीं आ सकती ना। तो हम बिल्कुल चाहते हैं हिंदुस्तान आत्मनिर्भर बने, पर हमें उसमें टाइम देना होगा। और जैसा सांगी साहब फरमा रहे, बिल्कुल सही है। बाकी पॉलिसीज भी आप देखें, गवर्नमेंट ने दोनों बजट हमेशा सप्लाई साइड के रखे। पिछला बजट भी आप देखो, सप्लाई साइड एम्फेसिस था। सप्लाईज तो ठीक है, पर डिमांड ट्रिगर करना बहुत जरूरी है। और जो आप बोल रहे हैं डिमांड, एक्चुअली अगर आप फिगर्स देखें ईयर ऑन ईयर, मंथ ऑन मंथ, हम लोग पिछले सालों से कम बेच रहे हैं, पर वो डिमांड जो है वो भी इतनी डिसरप्ट हो रही है क्योंकि हम सप्लाई टाइम पे नहीं कर पा रहे, क्योंकि गाड़ी पूरी तैयार है, क्रिटिकल कंपोनेंट नहीं है। वो बहुत मेजर इशू है। तो जो डिमांड है उस सर्विस करना चाहते हैं हम, पर उसके लिए सप्लाई साइड में कंपोनेंट्स बहुत क्रिटिकल। और निकुंज जी, कितनी डिमांड बढ़ने वाली है, मतलब कितनी कीमतें बढ़ने वाली हैं इन ऑटो पार्ट की वजह से? देखिए, मैं आपको एक दो आपके जो सवाल है उनका जवाब देता हूं। ये जो क्रिटिकल कंपोनेंट्स की मेहता साहब बात कर रहे हैं, बेसिकली सेमीकंडक्टर्स, तो आपने अगर मीडिया रिपोर्ट्स देखी हैं तो सेमीकंडक्टर्स की शॉर्टेज खाली भारतवर्ष में नहीं है, ग्लोबली है। ग्लोबली बहुत सारी कंपनियों ने इवन अपना प्रोडक्शन बंद किया है क्योंकि सेमीकंडक्टर्स नहीं है। सेमीकंडक्टर्स के सप्लायर्स अभी लिमिटेड हैं, और उसमें से काफी सारे इवन यूरोप में बेस्ड हैं। यूरोप में आपको मालूम है कि एक सेकेंड वेव ऑफ लॉकडाउन शुरू हो गया है, और उस सेकेंड वेव ऑफ लॉकडाउन से जो यूरोप से कंपोनेंट्स इंपोर्ट होने हैं, जो बेसिकली सेमीकंडक्टर्स हैं, और जो एमिशन नॉर्म्स के लिए जो सामान आता है, कैटलिक कन्वर्टर्स वगैरह हैं, उसमें प्रॉब्लम आ रही है। तो जिन मैन्युफैक्चरर्स को ये कंपोनेंट का रिस्ट्रिक्शन नहीं है, उनका फिर भी प्रोडक्शन ठीक ठाक है। मतलब मारुति का भी प्रोडक्शन ठीक है, हुंडई का भी प्रोडक्शन ठीक है, कम है बट फिर भी ठीक है। पर जितने डीजल मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको ज्यादा दिक्कत आ रही है, क्योंकि उनके जो ECUs हैं, उनके जो सेमीकंडक्टर्स हैं, वो ज्यादातर यूरोप से आते हैं। और जो लिमिटेड सप्लाई है, लिमिटेड कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर्स हैं, बहुत कम मैन्युफैक्चरर्स हैं जो इन कंपोनेंट्स को बढ़ा रहे हैं, और वो मैन्युफैक्चरर्स हैं बहुत बड़े, जैसे बॉश हो गया, डेंसो हो गया, कॉन्टिनेंटल हो गया। बट अभी उनकी लिमिटेड सप्लाई आ रही है, और जब तक वो सप्लाई ठीक नहीं हो जाती है तब तक व्हीकल की सप्लाई ठीक होने की उम्मीद बहुत कम है। इंडस्ट्री ने ये इंडिकेट किया है कि ये शॉर्टेजेस शायद नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के Q2 तक एक्सटेंड होने की आशंका है, विच मीन्स अप टू सितंबर 21 ये शॉर्टेजेस शायद कंटिन्यू।
तो इसका संबंध इससे नहीं है ना कि ऑटो पार्ट की आपने ड्यूटी बढ़ा दी है, इसका संबंध इससे तो नहीं है ना? नहीं, तो जो ड्यूटी बढ़ी है उससे गाड़ियां और महंगी हो जाएंगी, जो मैंने आपको जैसे पहले कहा था। कितना महंगी हो जाएगी? देखिए, इमीडिएटली कहना मुश्किल है, बट अभी अगर आप देखेंगे जो जनवरी में प्राइस इंक्रीजेस हुए वो 2 से लेके 4% तक प्राइस इंक्रीज हुआ है। और डॉक्टर गोयनका जो पास्ट प्रेसिडेंट हैं साइम के, उनका 3 दिन पहले का ये स्टेटमेंट है कि ये आखिरी प्राइस इंक्रीज नहीं है, बहुत जल्दी ही इंडस्ट्री को सिमिलर प्राइस इंक्रीज एक शायद अप्रैल में लेना पड़े। सो 2 से 4% का प्राइस इंक्रीज अगर वापस हो जाता है तो वो एक्चुअली इस इंडस्ट्री के लिए कमर तोड़ जैसा हो सकता है। अभी अफोर्डेबिलिटी ऑलरेडी एक बहुत बड़ा सवाल है, उसमें फर्दर प्राइस इंक्रीज आई डोंट थिंक द इंडस्ट्री विल बी एबल टू टेक, द कस्टमर्स विल नॉट बी एबल टू टेक। कस्टमर्स की बाइंग की क्षमता, लालसा है, खरीदना चाहते हैं, जरूरत है, क्योंकि पर्सनल मोबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है कोविड की वजह से, लेकिन खरीद नहीं पा रहे हैं क्योंकि अफोर्डेबिलिटी एक क्वेश्चन है। शशांक जी, हमने जो अंत में बात कही कि पर्सनल मोबिलिटी कोविड के कारण इम्पोर्टेंट हो गया, क्योंकि लोग अब जो 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 सार्वजनिक वाहन है उनमें चलना अवॉइड करने लगे हैं, और जो है ना वो चाहते हैं कि उनके पास अपनी एक सुरक्षित वाहन हो जो कि उनको कोविड से भी बचाए। तो इस दर में तो डिमांड बढ़ना चाहिए। तो अगर 2% या 4% बढ़ जाता है, जो जिसको लाखों की गाड़ी खरीदना है, क्या उसके लिए बहुत बड़ा मैटर होगा क्या? देखिए, फाइनली तो 2 या 4% अगर 2 बार बढ़ गया तो आप देख लीजिए करीब 10% बढ़ गया, और एक एवरेज गाड़ी का 5 लाख से 6 लाख रुपए भी है, तो दैट इज ऑल्सो अ वेरी बिग सम, काफी बड़ा अमाउंट हो जाता है 10% तक दाम बढ़ना। उसी के हिसाब से फिर टैक्सेशन बढ़ता है, उसी इसके हिसाब से फिर अफोर्डेबिलिटी कम तो होती ही है। आज जो आदमी मान लीजिए स्विफ्ट खरीदना चाह रहा था, तो अब उसकी पहुंच में नहीं रहेगी, फिर वो छोटी गाड़ी खरीदेगा। जो सबसे छोटी गाड़ी खरीदना चाहता था उसको 2 व्हीलर खरीदना पड़ेगा। तो अफोर्डेबिलिटी तो चेंज होती ही है जैसे जैसे दाम बढ़ते हैं। पर्सनल मोबिलिटी का सवाल है तो सब लोग चाहते हैं आज की अपने घर वालों को सुरक्षित रखें, पब्लिक वाहन में ना घूमें। ये भी एक ऐसा डर है जो अगर वैक्सीनेशन वगैरह तरीके से, और जिस तरीके से प्रधानमंत्री साहब ने कहा है कि वैक्सीनेशन हमने चालू कर दिया और हम देख भी रहे हैं कि काफी स्पीड से चल रहा है, अगर वैक्सीनेशन वगैरह सही टाइम पे और अगले 3-4 महीने में पूरा हो जाता है तो वापस पर्सनल मोबिलिटी की रिक्वायरमेंट भी कम हो जाएगी। तो डिमांड जो अभी आपको लग रहा है बहुत बढ़ी हुई है, जैसे ही वो टैक्सीज, जो बसेस, जो ट्रेन वापस से आएंगी तो वापस से लोगों के अंदर वो डर कम हो जाएगा। खुदा ना खास्ता अगर गलती से कोई सेकेंड वेव आ जाती है तो ये डिमांड फिर और ज्यादा बढ़ जाएगी। तो जैसे जैसे समय आता है वैसे वैसे ही देखने में आएगा कि पर्सनल मोबिलिटी की रिक्वायरमेंट क्या मेंटेन रहेगी। अभी है, बिल्कुल, 3 महीने बाद हो सकता है जब सब वैक्सीनेशन हो जाए तब शायद फिर खत्म हो जाए। विधान साहब, मैं थोड़ा सा इंटरप्ट कर रहा हूं, तो आप खाली ये इस 2-4% की इंक्रीज नहीं देखें। मैंने आपको बताया कि पिछले 2 साल में गाड़ियों की कीमत, खाली गाड़ियां क्या, 2 व्हीलर से लेके ट्रकों की कीमत जो बढ़ी है वो कंटिन्यूसली रेगुलेटरी नॉर्म्स जो आ रहे हैं ना, जैसे सेफ्टी के सीट बेल्ट पहले छोटी गाड़ियों में कंपलसरी नहीं था, अब सीट बेल्ट सारी गाड़ियों में कंपलसरी हो गया है। एयरबैग्स पहले कंपलसरी नहीं थे, अब सारी इवन छोटी से छोटी गाड़ी में एयरबैग्स कंपलसरी हो गए हैं। एबीएस कंपलसरी हो गया है, ईबीएस कंपलसरी हो गया है। तो इतनी सारी चीजें सेफ्टी से कुछ रिलेटेड है, कुछ एमिशन से रिलेटेड है। इन सब चीजों को आप मिला लें तो पिछले 2 साल में कंटिन्यूसली व्हीकल्स के दाम बढ़े हैं और उसकी वजह से अफोर्डेबिलिटी पे इम्पैक्ट आया है। इसलिए मैंने कहा कि अगर अब एक छोटा सा भी प्राइस इंक्रीज और आता है तो वो डेफिनेटली जो आम आदमी की पहुंच है उससे गाड़ी बाहर जाती रहती है, क्योंकि उसको किस्त भी देनी है। क्या वो किस्त दे सकेगा जब उसकी इनकम कम है, जब उसकी नौकरी नहीं लग रही है? फिलहाल चर्चा में वक्त है ब्रेक का। हमने देखा कि कोविड के कारण एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा रिश्ता बन रहा है ऑटो सेक्टर के साथ, और हम इसमें आगे इसमें किस तरह की समीकरण बन रहे हैं, किस तरह के इसमें आगे डायमेंशन जुड़ रहे हैं प्रदेश सरकार के बजट को लेकर, इस पर बात करेंगे। मिलते हैं ब्रेक के बाद, आप कहीं मत जाइए।
देश प्रदेश का चर्चित व्यक्ति हो या चर्चित मुद्दा, जो बटोरता है सुर्खियां, इन सुर्खियों की पड़ताल जरूरी है। खबर में छिपे पहलुओं को आप तक पहुंचाना जरूरी है। जुड़िए देश दुनिया के साथ। यदि आपको या आपके परिवार को पत्रिका की प्रति प्राप्त होने में असुविधा हो रही है, तो हेल्पलाइन नंबर 9116623401 पर कार्यालय समय सुबह 11 से 7 बजे तक संपर्क करें। यदि आपको या आपके परिवार को पत्रिका की प्रति प्राप्त होने में असुविधा हो रही है, तो हेल्पलाइन नंबर 9116623401 पर कार्यालय समय सुबह 11 से 7 बजे तक संपर्क करें। 7 संभाग, 33 जिले, 7 करोड़ से ज्यादा आबादी। सुबह की शुरुआत ताजा खबरों के साथ। राजकाज हो या सियासत की बात, शहरों से लेकर गांव की हर वो खबर जिसे जानना है जरूरी। खबर राजस्थान सिर्फ पत्रिका टीवी पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम बात कर रहे थे कि डिमांड में इसलिए भी कमी आ रही है कि मांग कम, मतलब महंगाई बढ़ रही है। महंगाई इन टर्म्स ऑफ ऑटो की, जो गाड़ियों की महंगाई है वो लगातार 3 साल से बढ़ती जा रही है। निकुंज जी बता रहे हैं कि हालांकि सुविधाएं भी बढ़ रही हैं गाड़ी में, उसकी चाहे हम वातावरण की बात करें या सेफ्टी नॉर्म्स की बात करें या उसकी फैसिलिटी की, लेकिन हकीकत यह है कि कॉस्ट टू जो पॉकेट कॉस्ट है वो गाड़ियों की बढ़ रही है। इस कारण से अब हमें राजस्थान बजट आने वाला है और राजस्थान में एक बड़ा मुद्दा हम देख रहे हैं कि पूरे हिंदुस्तान में सबसे अधिक कहीं भाव अधिक हैं पेट्रोल डीजल के, तो वो राजस्थान में है। यहाँ तक कि श्रीगंगानगर में पूरे हिंदुस्तान के सबसे अधिक पेट्रोल डीजल के भाव हम देख रहे हैं। तो हम इसी पर बात कर रहे हैं कि अब राजस्थान बजट से क्या उम्मीदें हैं कि डिमांड को बढ़ाया जाए या फिर या तो डिमांड बढ़े या फिर ऑटो की जो परचेजिंग है वो किस तरह से उसकी कॉस्ट कम हो। तो निकुंज जी कुछ बताएं सर, आप लोग सीएम ने अभी मीटिंग रखी थी कि बजट से क्या अपेक्षा है, आप लोग उसमें गए भी होंगे, क्या आप लोगों ने मांग रखी है? देखिए, अब जो नया जीएसटी कानून आ गया है उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट के पास बहुत कुछ नहीं है करने के लिए, पर जो हमने सरकार से उम्मीद रखी है, विशेषकर राजस्थान सरकार से उम्मीद रखी है, वो एक तो रोड टैक्स। राजस्थान में रोड टैक्स जो रजिस्ट्रेशन के ऊपर टैक्स है वो सबसे ज्यादा महंगा है नॉर्दर्न इंडिया में। हमारे जितने पड़ोसी राज्य हैं, चाहे वो हम दिल्ली ले लें, हरियाणा ले लें, गुजरात ले लें, वहां सब जगह रोड टैक्स राजस्थान से कहीं ज्यादा कम है। उस थोड़ा नंबर कुछ नंबर दे सकते हैं कितना? अब जैसे मैं गुजरात की बात करूं, गुजरात में रोड टैक्स लगता है बिना एक्साइज ड्यूटी के, मतलब बिना जीएसटी की जो कीमत होती है उसके ऊपर रोड टैक्स लगता है। राजस्थान में रोड टैक्स लगता है गाड़ी की पूरी कीमत में इंक्लूडिंग जीएसटी। फिर वहां पे रोड टैक्स 8% है, हमारे यहाँ 12% तक रोड टैक्स जाता है पर्सनल व्हीकल्स के अंदर। हरियाणा में भी 6% और 8% है। तो हमारा रोड टैक्स इतना ज्यादा होने की वजह से जो कंज्यूमर्स हैं वो बाहर से जाके गाड़ी ना केवल वहां रजिस्टर करवा लेते हैं, वहां खरीद भी वहीं पे लेते हैं गाड़ियों को। तो ना तो सरकार को रोड टैक्स मिलता है बल्कि जीएसटी का भी नुकसान सरकार को होता है, और सरकार को तो होता ही है, हम राजस्थान के डीलर्स को भी उसका नुकसान होता है, क्योंकि हमारे पड़ोसी राज्य के डीलर हमारे स्टेट में गाड़ियां बेचते हैं। तो हमने गुहार की है चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री महोदय से कि रोड टैक्स को रैशनलाइज किया जाए। अगर दूसरे राज्यों से कम नहीं तो एटलीस्ट उनके समांतर रोड टैक्स लाया जाए, और 1 साल के लिए तो करें। 1 साल करके वो देखेंगे तो उसका कितना पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा ओवरऑल रेवेन्यू पे, गवर्नमेंट के रोड टैक्स में भी और जीएसटी में भी उसका अच्छा ही इम्पैक्ट आएगा। और दूसरा, हमने कॉम्प्लीमेंट किया है मुख्यमंत्री को कि उन्होंने 2% वैट में कमी की फ्यूल के, पर ये 2% की कमी के बाद भी अभी भी राजस्थान में फ्यूल बहुत महंगा है, और जो जिले बिल्कुल बॉर्डर के ऊपर हैं उनको तो इसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा लगता है। अब जैसे मैं अलवर में हूँ तो 40 किलोमीटर पे हरियाणा बॉर्डर आ जाता है।
तो सब लोग अपने टैंक फुल करा के हरियाणा से आते हैं। तो सरकार को कितना नुकसान हो रहा है, स्पेसिफिकली बड़ी गाड़ियों में जो ट्रक्स हैं, जो इतना ज्यादा फ्यूल लेते हैं, ट्रेलर्स हैं, डंपर्स हैं, ये सब लोग कोशिश यही करते हैं कि वो हरियाणा से फ्यूल भराए। तो लोकल जो आदमी है उनको इसका इम्पैक्ट आता है। तो ये दो चीजें हम डेफिनेटली सरकार से उम्मीद करते हैं कि वो करेंगे, और उससे डिमांड ट्रिगर कुछ राज्य सरकार राजस्थान राज्य में मिलेगा और उस बिजनेस का हमें पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। बिल्कुल। एक और राजस्थान की बड़ी अहम इंडस्ट्री है टूरिज्म और ऑटो का एक चोरी दामन का साथ है। तो शशांक जी, आपको क्या लगता है कि अगर टूरिज्म में कुछ और इंसेंटिव दिए जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर को इंसेंटिव दिया जाए, तो क्या आपको लगता है कि आपके सेक्टर की भी कुछ ग्रोथ आएगी? देखिए, टूरिज्म अपने राजस्थान के शायद सबसे इम्पोर्टेंट सेक्टर है, मैं ये मानता हूँ। और टूरिज्म अभी एट इट्स वीकेस्ट बोलता हूँ मैं कि टुडे इट इज एट इट्स वीकेस्ट। तो जब टूरिज्म एट इट्स वीकेस्ट होता है तो इस टाइम पे अपने लिए लोकल डिमांड के अलावा और कोई तरीका नहीं है। जैसे मैंने पहले भी कहा कि अगर सब कुछ वैक्सीनेट हो जाता है, बाहर से लोग, विदेशी लोग आने लग जाते हैं, तो फिर दाम बढ़ाए जा सकते हैं। लेकिन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम एक इंजेक्शन की जरूरत है, इकोनॉमी को एक इंजेक्शन की जरूरत है। ऑफ कोर्स माली हालत स्टेट की भी अच्छी नहीं होगी, मैं मानता हूं, टैक्सेस बहुत कम गए हैं। बट मैं ये भी मानता हूं कि आजकल जो स्टेट्स हैं वो काफी हद तक दुकान जैसे हो गए हैं। अलग अलग सिटीज, अलग अलग स्टेट्स दुकान है, कौन ग्राहक को अपनी तरफ खींच सकता है। तो उसको सोचने के लिए एट अ हायर लेवल कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करना जरूर चाहिए कि क्या आपका टैक्स कम होने से आपके पास ज्यादा रेवेन्यू आएगा या टैक्स बढ़ाने से ज्यादा रेवेन्यू आएगा। आज इसी टैक्स को डबल भी कर देंगे तो आपका रेवेन्यू क्या डबल हो जाएगा? तो ये एनालिसिस मेरे ख्याल से जरूर वो लोग करते होंगे। बट एज दे सेड कि अपने पास तो चारों तरफ बड़ी बड़ी स्टेट्स हैं जिनके टैक्सेशन अपने से बहुत कम है और अपन एक हायर टैक्स वाले हैं। तो मान लीजिए अगर पेट्रोल ना भी हो तो रोड टैक्स तो एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसके कारण से अपन अपना जीएसटी और रोड टैक्स दोनों गंवा रहे हैं। इसके ऊपर एक एक्सपेरिमेंट करके देखना जरूरी है, और इस टाइम पे तो बहुत जरूरी है क्योंकि अपनी स्टेट की कमाई बाहर से या टूरिज्म से नहीं आने वाली इस साल एटलीस्ट। बिल्कुल। हमारे साथ सलम मेहता जी जुड़ चुके हैं। सलम जी, राजस्थान को माना जाता है एक कंजम्पशन स्टेट है। राजस्थान की हम कंजम्पशन स्टोरी देखते हुए आ रहे हैं, उद्यमियों का प्रदेश भी इसको माना जाता है। लेकिन सवाल है कि यहाँ पे पेट्रोल डीजल सबसे महंगा है, यहाँ बिजली सबसे महंगी है। अभी निकुंज जी ने बताया था, मेरे लिए तो बिल्कुल नई जानकारी है, कि यहाँ पे रोड टैक्स भी सबसे महंगा है। तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि कैसे बजट में आपको किस तरह की अपेक्षा है कि क्या लगता है आपको इस तरह के मतलब कि सरकार को पता है, इसकी इम्प्लीकेशन भी पता है, फिर सरकार क्यों, मंशा क्या है सरकार की ऐसा हाई रखने की? बहुत सरल शब्दों में अगर मैं अर्ज करूं सर, तो ये ऐसा है कि मुर्गी को काट के अंडे आज ही निकाल लिए जाएं। हमें ये सोचना पड़ेगा। जो अभी पुदार साहब फरमा रहे थे बिल्कुल वाजिब है कि हम बिजनेसमैन प्रवृत्ति के बने। राजस्थान के बिजनेसमैन नोन है पूरे दुनिया में, बहुत स्मार्ट बिजनेसमैन है, और गवर्नमेंट उसी तरह एक्ट करे कि हम वॉल्यूम पे ध्यान दें, ना कि हायर टैक्स पे ध्यान दें। हम एक्चुअली, अगर आप समझें, हमारे पास ये कॉन्क्रीट एविडेंस नहीं है, पर बहुत सारा जीएसटी का लॉस इस स्टेट को हो रहा है क्योंकि लोग बाग हरियाणा, दिल्ली यहां से गाड़ी खरीद के रजिस्टर यहाँ करा लेते हैं। और गवर्नमेंट को ये भी ध्यान होना चाहिए, पहले तो गवर्नमेंट इसकी भरपाई एंट्री टैक्स के जरिए कर लेती थी, अब वो भी रास्ता नहीं बचा जब सिंगुलर टैक्स हो गया जीएसटी। हम डिमांड बढ़ा के ज्यादा कमाएं, ये जितनी डिमांड में उसमें टैक्स लगा के ज्यादा कमा सकते हैं, ये सोचने का विषय भी नहीं है। मेरे ख्याल से प्रूवन फैक्ट है कि हम डिमांड बढ़ा के ज्यादा कमा सकते हैं,
वॉल्यूम पे ज्यादा कमा सकते हैं, ना कि हम कम वॉल्यूम रख के ज्यादा टैक्स से ज्यादा कमा सकते हैं। हमें इंस्टेड ऑफ बिकमिंग अ फीडर स्टेट, जीएसटी के फीडर हम हरियाणा और पंजाब और दिल्ली के बने, इससे अच्छा है कि हम अपने जो उसके लिए मारवाड़ी राजस्थानी जाना जाता है वो बिजनेसमैन एक्यूमेन दिखाएं और हम उनका बिजनेस भी हमारे घर लेके आए। हम लोग सिर्फ एक ही तरीके, आज सरकार के पास सरकार सिर्फ दो पे आश्रित है। मैं जानता हूं, मैं मानता हूं हमारी सरकार की मजबूरी भी है क्योंकि अपोजिशन रूल स्टेट है, उनको जीएसटी टाइम पे रिफंड नहीं होता, पर फिर भी इन विपरीत परिस्थितियों में भी हमें रास्ता तो हमें ही निकालना पड़ेगा। वो रास्ता यही है कि हम डिमांड पुश करें, और यहाँ पे ये बहुत ही ज्यादा उचित इसलिए हो जाता है क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट सिर्फ प्रोडक्शन साइड पुश देख रही है। हमारे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि हम एज अ स्टेट गवर्नमेंट इस बजट में डिमांड पुश पे काम करें और हम वॉल्यूम बना के और पड़ोस की स्टेट का भी डिमांड खींच के हमारा जीएसटी रेवेन्यू बढ़ाएं। हम सिर्फ एक्साइज डिपार्टमेंट और रोड टैक्स डिपार्टमेंट पे आश्रित ना रहें। और आपको एक चीज जान के अचरज होगा, मेरे ख्याल में सिर्फ ऑटोमोबाइल सबसे ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्री है इस देश में, जहां पे इस वाहन पोर्टल के जरिए जब फैक्ट्री प्रोड्यूस करती है चेसी नंबर, तब से लेके रिटेल तक गवर्नमेंट के हाथ में है, तब से लेके रिटेल तक इतना बढ़िया। आज भी चाहे हमारे को ऐसा तो है नहीं हमारे पास 2020 की गाड़ियां सारी 2020 में बिक जाएंगी, 2021 में बिकेंगी, उसमें भी हम डिस्काउंट देते हैं कस्टमर को, पर आज भी सिर्फ शायद मेरे ध्यान में नहीं, सांगी साहब को ज्यादा ध्यान होगा, मेरे ख्याल से ये अकेली स्टेट है जो पहले दिन से इस पे कि चाहे आप कितने भी नुकसान में गाड़ी बेचो, रोड टैक्स एक शोरूम पे ही लगेगा। हम लोग वो लॉस भी झेलते हैं, कस्टमर नहीं देता, कस्टमर डिस्काउंट लेता। तो बहुत ही हम बिल्कुल सरकार के साथ हैं, जहां तक ये मानना है कि सरकार के पास बहुत विषम परिस्थितियां हैं, बट द फैक्ट इज आज की तारीख में हम प्रॉब्लम से परेशान होने के लिए जगह इसमें अपॉर्चुनिटी ढूंढने, और बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी पे आज राजस्थान राज्य सरकार बैठी है। अगर वो डिमांड साइड पे काम कर ले, हम लोग बहुत ज्यादा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। और इतना ऑर्गेनाइज सेक्टर है, यहाँ पे कोई टैक्स लीकेज नहीं है, कोई 1% टैक्स लीकेज नहीं है ऑटोमोबाइल डीलर में, क्योंकि वाहन प्रोडक्शन से लेके सेल तक सरकार के हाथ में है। ये अकेला एक धंधा है जहां पे कोई टैक्स चोरी नहीं कर सकता, ना रोड टैक्स चोरी कर सकते हैं, ना सेस चोरी कर सकते हैं, ना जीएसटी चोरी कर सकते हैं। हमें इस सेक्टर को, सरकार को एनकरेज करना सरकार के हित में। हम ये नहीं बोल रहे कि हमारे को दिक्कत है, पर हम सरकार के कंट्रीब्यूटर्स, पार्टनर्स इन डेवलपमेंट एंड प्रोग्रेस बनना चाहते हैं। हमें सिर्फ धंधा करने की आजादी दे दें, हमारे पे कोअर्सिव मेजर्स ना लगाएं। हम लोग बहुत ही अच्छा रेवेन्यू जनरेशन में सरकार के भागीदार बन सकते हैं। निकुंज जी, थोड़ा सा हमें समझाएं, क्योंकि आपकी सरकार से बातचीत भी होती रही होगी। आखिर पहले साल तो नहीं है कि इतना महंगा पेट्रोल डीजल हुआ है या इतना महंगा आपने रोड टैक्स देख रहे हैं, लंबे समय से आप चला आ रहा है। तो सरकार का पक्ष क्या है, क्यों वो इतना हैवी टैक्स रखे हुए हैं? नंबर 1। नंबर 2, अगर राजस्थान में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दिया जाए, क्योंकि राजस्थान उद्यमियों का प्रदेश माना जाता है, तो काफी कुछ हमें हमारे स्टेट में बनेंगे तो वाहन शायद और भी सस्ते मिलेंगे। अभी क्या सिनेरियो है कि राजस्थान में मैन्युफैक्चरिंग की क्या स्थिति क्या है ऑटो सेक्टर में? देखिए, ये जो शलभ जी ने बात की और पोदार साहब ने बात की, ये पॉलिटिकली बोल्ड डिसीजंस है। सरकार जब भी ये मुद्दा उठता है कि टैक्स कम किया जाए, सरकार का सवाल ये होता है कि आप तो हमें इस तरह से अंडरटेकिंग दे दें कि रोड टैक्स कम करने से सरकार का रेवेन्यू नहीं गिरेगा, सरकार का रेवेन्यू बढ़ेगा। अब बिजनेसमैन की तो ये पोटेंशियल नहीं है कि वो इस तरह की अंडरटेकिंग दे दें, बट ये एक प्रूवन फैक्ट है कि जैसे जैसे टैक्स रेट्स कम होती हैं वैसे वैसे कंप्लायंस बढ़ता है और बिजनेस बढ़ता है। तो प्रपोज किया, अगर रोड टैक्स कम किया जाए तो कितने % कीमत कम हो सकती है?
देखिए, रोड टैक्स आजकल एड वैलोरम मतलब गाड़ी की कीमत पे लगता है। अगर अभी 12% टैक्स है और 9% टैक्स हो जाता है तो 3% का डायरेक्टली गाड़ी की कीमत पे असर पड़ेगा। तो अगर जो 10 लाख की गाड़ी है उसमें अगर 3% का कमी होती है तो 30,000 रुपए का फर्क इमीडिएटली गाड़ी की कॉस्ट के ऊपर पड़ता है। और ये एक बहुत बड़ा ट्रिगर है डिमांड के लिए, और खाली राजस्थान के लिए नहीं। अगर जैसा कि मेहता साहब ने बताया कि अगर हमारा रोड टैक्स हरियाणा से कम हो जाए, गुजरात से कम हो जाए, तो अभी जो लोग बाहर जाके गाड़ियां खरीदते हैं वहां के लोग राजस्थान में आके गाड़ी खरीदने लग जाए। तो हमने एक प्रपोजल दिया था सरकार को कि आप टेम्परेरीली 6 महीने के लिए रोड टैक्स कम करके देखें कि इसकी डिमांड में कितना इम्पैक्ट आता है। गोवा सरकार ने ये एक्सपेरिमेंट करके देखा हुआ है। गोवा सरकार ने हाफ कर दिया था रोड टैक्स और उसमें 60% उछाल आया सेल के अंदर गोवा में। तो अगर राजस्थान सरकार ये एक पॉलिटिकली बोल्ड डिसीजन लेती है तो डेफिनेटली इससे बहुत बड़ा रेवेन्यू जनरेशन होगा, रोजगार ज्यादा मिलेगा, बिजनेसमैन की तरक्की होगी और एक पॉजिटिव माहौल स्टेट के अंदर डेवलप होगा और राजस्थान को एक अग्रिम, अग्रेसिव, पॉजिटिव स्टेट की तरह से जाना जाएगा। तो इसीलिए हम सरकार से उम्मीद कर रहे हैं और मुख्यमंत्री ने कई बोल्ड स्टेप्स लिए हैं और हम उम्मीद करते हैं कि वो इसमें भी एक बार अपनी राजनीतिक चतुराई को दिखाएंगे और पड़ोसी स्टेट्स के बिजनेस को राजस्थान में खींचने का पूरा प्रयास करेंगे। ओवरऑल सब क्या डाटा क्या है कि राजस्थान में ओवरऑल इंडिया की अगर ऑटो इंडस्ट्री को देखा जाए तो उसमें राजस्थान का शेयर कितना है और मैन्युफैक्चरिंग का शेयर कितना है, मैन्युफैक्चरिंग कितनी होती है और उसकी उस दिशा में आपको आप लोगों ने कोई प्रपोजल दिया है कि सरकार राजस्थान में मेक इन राजस्थान की तरफ बढ़े? देखिए, मेक इन राजस्थान में काफी कुछ काम हुआ है। अगर आप देखें तो होंडा की फैक्ट्री 4 व्हीलर्स की भी, 2 व्हीलर्स की भी पूरी राजस्थान में ही है। बल्कि होंडा का जो सूरजपुर में प्लांट था वो बंद करके उन्होंने सारी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी राजस्थान में शिफ्ट कर दी है। हीरो ने नीमराना में प्लांट लगाया, कुकस में प्लांट लगाया, महिंद्रा ने ट्रैक्टर प्लांट लगाया, इंजन आयशर के अलवर में बनते हैं, अशोक लेलैंड की बॉडी बिल्डिंग अलवर में होती है। तो मैन्युफैक्चरिंग का कुछ सेक्टर राजस्थान में है, बट बहुत बड़ी पोटेंशियल है राजस्थान को इस और अग्रसर होने की। अभी एक कोरियन जोन बना है नीमराना बहरोड में, एक जापानीज जोन बना है नीमराना बहरोड और खुशखेड़ा में। ये बहुत ज्यादा ग्रो कर सकते हैं बिकॉज जापानीज और कोरियन इंडस्ट्री ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए बहुत ज्यादा अहम है और बहुत बड़ा वॉल्यूम कंट्रोल करती हैं ये दोनों मिला के, और इनके सारे कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर्स फैक्ट्री के इर्द गिर्द ही होते हैं। तो अगर प्रॉपर प्रोत्साहन राजस्थान सरकार से मिले तो एक बहुत बड़ा ऑटो क्लस्टर राजस्थान बन सकता है। अभी जो सबसे बड़े ऑटो क्लस्टर्स हैं उसमें महाराष्ट्र का सबसे अव्वल नंबर है, दूसरा तमिलनाडु का है, तीसरा गुजरात का है। और गुजरात में अगर आप देखेंगे तो पिछले 5 सालों में बहुत बड़े बड़े फैसिलिटीज आए हैं क्योंकि सरकार ने आगे बढ़ के, चाहे टाटा हुई चाहे मारुति हुई, सबको गुजरात इनवाइट किया और बहुत बड़े बड़े प्लांट्स वहां लगे। तो हम अगर सरकार इसमें पहल करे तो राजस्थान की ज्योग्राफी, राजस्थान की कनेक्टिविटी, राजस्थान का पॉलिटिकली पीसफुल एनवायरनमेंट एज कंपेयर टू अदर स्टेट्स, लॉ एंड ऑर्डर एज कंपेयर टू अदर स्टेट्स बहुत अच्छा है। ब्यूरोक्रेसी यहाँ की काफी सुलझी हुई है। ये एक बहुत बड़े पॉजिटिव्स हैं राजस्थान के साथ। तो इन सब के ऊपर अगर सरकार थोड़ा सा अपना केंद्रित करे ध्यान और राजस्थान को एक बहुत बड़े ऑटो क्लस्टर की तरह से डेवलप करे तो ना खाली रेवेन्यू होगा, राजस्थान में एम्प्लॉयमेंट इतना ज्यादा बढ़ जाएगा। सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है ऑर्गेनाइज्ड एम्प्लॉयमेंट में। तो एक ये बहुत अच्छा पहल हो सकती है, एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट हो सकता है राजस्थान के लिए। तो डेफिनेटोली जो आप कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है, राजस्थान को एक बहुत बड़ा ऑटो क्लस्टर के रूप में डेवलप किया जा सकता है। बिल्कुल शशांक जी, थोड़ा सा हमें समझाएं कि वेस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर जो राजस्थान से निकल रहा है, लगभग उसका 30 से 40% हिस्सा राजस्थान में होगा। तो वो आपको कितना बड़ा आपको लग रहा है कि एक ऑटो सेक्टर के लिए भी बड़ा, क्योंकि अल्टीमेटली गाड़ियां वहां से निकलेंगी, फ्रेट कॉरिडोर होगा पूरा, तो मालगाड़ी निकलेंगे तो उसमें चारों तरफ सवार भी विकसित होंगे।
और सवाल का मतलब है कि डेवलपमेंट पूरा एक डिमांड बढ़ेगी। नंबर 2, ऑटो सेक्टर में आपको क्या लगता है कि राजस्थान का कितना परसेंट शेयर है? 5%, 10%? पूरे ऑल इंडिया के शेयर में कितना परसेंट ऑटो सेक्टर में राजस्थान का शेयर है? ऑटो सेक्टर में देखिए, आपने दो क्वेश्चन पूछे, एक तो फ्रेट कॉरिडोर और एक अपना शेयर कितना है। तो फ्रेट कॉरिडोर तो सभी इंडस्ट्रीज को काफी हेल्प करने वाला है। फर्क ये है कि अब उस फ्रेट कॉरिडोर के चारों ओर जो जमीनें मिलेंगी वो किस भाव में मिलती हैं। क्या वो गुजरात में सस्ती मिलेंगी, क्या वो हरियाणा में सस्ती मिलेंगी? जहां पर जमीनें सस्ती मिलेंगी इंडस्ट्री वहीं पर बैठ जाएगी, जहां पर बिजली सस्ती मिलेगी इंडस्ट्री वहीं पर बैठ जाएगी। बिकॉज एक बार फ्रेट कॉरिडोर बन गया तो उसके बाद ये फर्क नहीं पड़ता कि आप दिल्ली से बंबई के बीच में कहीं पर भी बैठे। वो एक जो मेजर फैक्टर है वो अगेन स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो क्या फैसिलिटी दे सकती है पड़ोसी राज्यों के डिफरेंस में। अगर वो पड़ोसी राज्यों से बेटर दे देगी तो आपके पास इंडस्ट्री आ जाएगी। इंडस्ट्री को तो अपनी कॉस्ट मिनिमम रखनी है। मिनिमम कॉस्ट में जहां पर भी होगा तो अपने पास जगह ज्यादा है, पर किलोमीटर पॉपुलेशन कम है, तो हिसाब से देखा जाए अपने पास उपजाऊ जमीन बहुत ज्यादा नहीं है, तो अपने लिए इंडस्ट्री डालना सबसे इजी होना चाहिए राजस्थान का, जहां तक सवाल है। तो सो फार एज फ्रेट कॉरिडोर है तो सबके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी है। कौन उस अपॉर्चुनिटी को ले जाएगा ये समय बताएगा। सो फार एज शेयर इज कंसर्न, मेरे ख्याल से टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज करीब 7 से 8% शेयर है राजस्थान का ऑल इंडिया के ऑटोमोबाइल के अंदर। तो 7 से 8, निकुंज जी अगर आप इसको करेक्ट करना चाहें, बिकॉज मेरे पास एग्जैक्ट फिगर्स नहीं है। तो absolutely right. You're absolutely right. The share of Rajasthan is about 7 or 8% of the total auto industry. Yeah. So total share is very less. Our population is around 6 crores, which is around same percentage of India. which is actually राजस्थान की पॉपुलेशन तो लगभग 5% से कम है ओवरऑल शेयर की। लेकिन अगर जैसे हम लोग बात कर रहे हैं कि रोड टैक्स कम करें तो इसकी जो है ना, जो हम लोग गाड़ी खरीदने की मतलब डिमांड बढ़ेगी, तो क्या हम लोगों ने ऐसा कोई अध्ययन किया है कि कितनी परसेंट आबादी पे राजस्थान में कितनी गाड़ियां हैं और कितनी हमारे जो नेबरिंग कंट्री हैं उनमें कितनी आबादी पे कितने परसेंट गाड़ियां हैं, कितना रजिस्ट्रेशन होता है पर कैपिटा? तो इस तरह का कुछ डाटा है कि जो है ना रोड टैक्स से समझो फर्क पड़ता है क्या रोड टैक्स से? नहीं, देखिए पर कैपिटा का डेटा तो नहीं है जैन साहब, बट राजस्थान का अगर ज्योग्राफिकल कवरेज देखें, राजस्थान एक ज्योग्राफिकली बहुत बड़ा स्टेट है, और क्योंकि बहुत बड़ा स्टेट है इसलिए वहां पे मोबिलिटी की बहुत ज्यादा जरूरत है। और राजस्थान में मास ट्रांसपोर्ट बहुत ज्यादा विकसित नहीं हुआ है। अगर आप रेलवेज को देखें तो रेलवेज का राजस्थान में हिस्सा बहुत कम है ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज को देखते हुए। राजस्थान टूरिज्म में अव्वल स्टेट है। राजस्थान में सबसे बड़ी संभावनाएं हैं टूरिज्म ग्रो करने की। तो मोबिलिटी की राजस्थान में जितनी जरूरत है, आज हरियाणा बहुत छोटा सा स्टेट है, एक कोने से दूसरे कोने में आप 5 घंटे में पूरा हरियाणा कवर कर सकते हैं। ये चीज राजस्थान में संभव नहीं है। इसलिए राजस्थान में पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, संभावनाएं बहुत ज्यादा है। इसलिए जरूरी है कि इस क्षेत्र में अगर गाड़ियां सस्ती मिलने लग जाए। अब आप ये देखिए ना कि जितनी लग्जरी गाड़ियां हैं, आप कभी रोड पे ध्यान से देखेंगे तो वो अगर BMW है, मर्सिडीज है, ऑडी है, ये सारी जितनी महंगी गाड़ियां हैं आपको बहुत रेयरली राजस्थान नंबर की गाड़ियां दिखेंगी। ऐसा क्यों हो रहा है? ऑब्वियसली क्योंकि अगर मैं 50 लाख की गाड़ी खरीद रहा हूं और उसमें 3% का भी रोड टैक्स का फर्क है तो 1.5 लाख का फर्क पड़ गया एक गाड़ी की कीमत के ऊपर। तो ये जो लग्जरी गाड़ियां बाहर से लाई जा रही हैं, तो खाली रोड टैक्स का नुकसान नहीं हो रहा, सेल्स टैक्स का, CGST का कितना बड़ा नुकसान हो रहा है, क्योंकि वो GST भी फिर वही उसी स्टेट में देके आ रहे हैं। वो जो GST कायदे से हमारे हिस्से में आना चाहिए था। तो ये एक, मैंने कहा ना कि एक पॉलिटिकली बोल्ड मूव है, पॉलिटिकली बोल्ड डिसीजन है। और अगर टेम्पररी 6 मंथ पीरियड के लिए भी रोड टैक्स कम कर दिया जाए तो सरकार के पास अपने आप आंकड़े आ जाएंगे कि उससे कितना ह्यूज डिमांड बेनिफिट राजस्थान को मिल सकता है, और राजस्थान यूजर स्टेट की जगह सप्लायर स्टेट हो सकता है।
बिल्कुल सलभ जी, सर ने एक महत्वपूर्ण बात कही कि राजस्थान में मोबिलिटी, पब्लिक मोबिलिटी जिसको कहते हैं, वो काफी वीक है। तो अगर उस दिशा में सरकार कुछ घोषणाएं उठाए, कदम उठाए, तो निश्चित रूप से पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन बढ़ेगा और आपके सेक्टर को ग्रोथ भी मिलेगी। क्या, या फिर हो सकता है कि पब्लिक व्हीकल लोग कम इस्तेमाल करें, क्या किस तरह का समीकरण है इनमें? सर मैं अर्ज करूं आपको, अगर आपका प्रश्न था कि नेबरिंग या बाकी कंट्रीज में पर कैपिटा कितनी गाड़ियां हैं, हिंदुस्तान अभी भी 3 गाड़ी पर 10 आदमी पे है, जबकि दुनिया के देश 9 गाड़ी 9.5 गाड़ी तक है। इतनी बड़ी डिमांड इस देश में एग्जिस्ट करती है। अब उस देश की सबसे ज्यादा डिमांड राजस्थान में एग्जिस्ट करती है। अब राजस्थान में, जैसा कि अभी सांगी साहब ने फरमाया, सब ज्योग्राफिकली सबसे बड़ी स्टेट है। तीसरा, आज सरकार 40 किलोमीटर रोड पर डे बना रही है। मोबिलिटी इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी है सरकार के लिए। जैसा आपने अभी देखा, अभी आप बात कर रहे थे कि सरकार दूसरा इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करने को क्या करे। सरकार ने बहुत अच्छा कदम उठाया था, टेस्ला को इनवाइट करा अभी फिलहाल, अगर आपने पढ़ा हो तो। सिर्फ इन्विटेशन से काम नहीं चलेगा। जो सानंद में हुआ था, जो तमिलनाडु में हुआ था, और जो पुदार साहब फरमा रहे थे, जब तक फ्रेट कॉरिडोर बना देंगे आप, पर आप अगर जमीन चौगने दाम पे देंगे तो क्यों इंडस्ट्री यहाँ पे लगाएंगे? इनपुट कॉस्ट तो आदमी, इतना कॉम्पिटिटिव मार्केट है हिंदुस्तान और इतना बड़ा मार्केट है, वहां पे इनपुट कॉस्ट तो देखनी पड़ेगी ना। हम लोग इन्विटेशन से सिर्फ काम ना चलाएं, या सिर्फ कन्वेंशन बुला लें, एनआरआई कन्वेंशन है, इन्वेस्ट कर दो, ऐसे इन्वाइट करने से नहीं होगा। वील हैव टू ऑफर कि दिस रियली इज अ प्रोडक्टिव स्टेट फॉर यू। बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, इतना बड़ा ऑर्गेनाइज सेक्टर है। हम राजस्थान में एक चीज मैं जरूर अर्ज करूंगा, हम लोग कोएर्सिव स्टेप्स में, पनिशमेंट स्टेप्स में ज्यादा बिलीव करते हैं रादर देन अपॉर्चुनिटी। हम बिलीव करना शुरू करें हमारी इंडस्ट्री को, हमारे बिजनेसमैन को, हम भरोसा रखें। हम लोग बिल्कुल आपको रिजल्ट देंगे। आप सांगी साहब फरमाए थे 6 महीने, क्यों नहीं 1 साल आप देते? 1 साल दे आप, क्योंकि रिजल्ट आने में, इतना बड़ा देश है, इतनी बड़ी स्टेट है, थोड़ा टाइम लगेगा। गारंटी हम नहीं कर सकते, पर हाँ, जो फिगर्स बोलते हैं, दुनिया भर में जो एक्सपेरिमेंट हुए उसमें ये सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट है कि आप डिमांड पुश दें, आप डिमांड पुश। और इतनी बड़ी, मैं वापस रिपीट करूंगा, जब पूरा देश का बजट सप्लाई साइड को पुश कर रहा है, अगर राजस्थान अकेला डिमांड पुश कर दे तो हम लोग, सेंट्रल गवर्नमेंट का बजट जो प्रोडक्शन साइड को पुश कर रहा है और स्टेट गवर्नमेंट का बजट जो सप्लाई साइड को पुश कर रहा है, दोनों के सबसे बड़े बेनिफिशियरीज हो सकते हैं इस देश में। मेरा कहना यही है। बिल्कुल, इससे बहुत ही आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। हमें फ्यूल और रोड टैक्स दोनों देखने चाहिए। आज बिल्कुल सही फरमा रहे हैं सांगी साहब की, जितनी इंपोर्टेड गाड़ियां हैं लोग बाग बाहर से लाने, और उसके बाद क्या हो रहा है, परिवहन विभाग सबको नोटिस दे रहा है। उससे होना क्या है? हम लोग ये पनिशमेंट वाले स्टेप्स क्यों यूटिलाइज करते हैं? गवर्नमेंट मशीनरी का मेरे हिसाब में दुरुपयोग है, और जबरदस्ती एनिमिटी बनती है कस्टमर में और गवर्नमेंट में। हम लोग टैक्स कम करके ये धंधा क्यों नहीं करें? सर, हमारे पास समय मुश्किल से 2-3 मिनट बचे हैं, तो संक्षेप में अगर आपके पास कोई एक प्रपोजल शशांक जी रखना हो कि जो है ना, बजट में आप देखना चाहें ऑटो सेक्टर के लिए या डिमांड की ग्रोथ के लिए, तो क्या प्रपोजल होगा आपका कि बजट में आप देखेंगे? नहीं तो उसके बना लगेगा कि बजट अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतरा। ऑटोमोबाइल सेक्टर को लेकर के तो मैं नंबर 1 यही चाहूंगा कि रोड टैक्स को थोड़ा रेशनलाइज करें, आसपास के स्टेट से थोड़ा कम रखें, चाहे 1% ही कम रखें, बस आसपास के स्टेट से कम रखें। बिल्कुल, वो जो दिखाने वाली बात होती ना, 1999 रुपए वाली और 2000 का जो फर्क है, चाहे उतना ही कर दे, उससे काफी फर्क पड़ेगा। निकुंज जी, आपकी सर क्या डिमांड होगी? एक डिमांड जो आप चाहें कि उसके बिना बजट फीका रहेगा। फ्यूल प्राइसेस और कम होने चाहिए। पेट्रोल डीजल में 2% की कमी की है, स्पेसिफिकली डीजल में और ज्यादा कमी करें, ताकि हमारे हैवी व्हीकल्स यहीं से हमारा डीजल की खपत बढ़ाएं और लोग बाग डीजल भराने के लिए राजस्थान में है, ना कि हमारी गाड़ियां हरियाणा में जाए। बिल्कुल, डीजल हिंद अभी बहरहाल राजस्थान में सबसे महंगा, सबसे अधिक टैक्स लगता है जी। बिल्कुल, सलभ जी, आपकी क्या अपेक्षा है? एक अपेक्षा
मेरी अपेक्षा ये है, गवर्नमेंट को कंसोलिडेटेड कदम उठाना चाहिए, रोड टैक्स और फ्यूल दोनों को देख के, और इस अपॉर्चुनिटी का राजस्थान सबसे ज्यादा फायदा उठा सकता है। वो अपॉर्चुनिटी, ये इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, गवर्नमेंट को इस बार छोड़नी नहीं चाहिए। बिल्कुल, आप लोग इस चर्चा में जुड़े, बहुत बहुत इसका आपका लिए हम धन्यवाद देते हैं, और उम्मीद है कि कम से कम रोड टैक्स तो कम करे, क्योंकि पेट्रोल डीजल का कोई सीधा संबंध अभी तक नहीं देखा गया है कि भाव बढ़े तो डिमांड कम हो जाए। तो उम्मीद करना चाहिए रोड टैक्स निश्चित रूप से इसका एक बड़ा कारण बन सकता है। आप सभी लोग को बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। थैंक यू।